नमस्कार, मैं उत्कर्ष शुक्ला और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज प्लस। और हमारे साथ हैं आदित्य शुक्ला जी, जो कि यहाँ से NSUI के अध्यक्ष हैं। और इस समय हम खड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रांगण में एंट्रल लाइब्रेरी के सामने। सॉरी, एंट्रल नहीं, सेंट्रल। सी यहाँ से गायब हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का या शायद नज़र नहीं पड़ा है कि यहाँ पे सी का क्या महत्व है। मतलब अगर आप जो है छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, आप खुद नहीं देख पा रहे हैं, तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। आप ये कह दीजिए कि जो है चीज़ें हमारी बंद पड़ी हुई हैं कुछ समय से, लेकिन फिर भी बंद होने के बाद भी आपका ये उत्तरदायित्व है कि हमारी जितनी भी जो है ढांचे हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत, वो सारे के सारे सुरक्षित होने चाहिए। खैर, हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति के विषय पे। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? जी बहुत बेहतरीन, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और सारे लोग जो भी आपके दर्शक हैं वो सभी स्वस्थ होंगे। मैं इसकी कामना करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी जो आपकी घर की पढ़ाई है वो तो बढ़िया चल रही है, चलिए बहुत अच्छी बात। आप जो है सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन जो कॉलेज में पढ़ाई हुआ करती थी या ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं, उसमें आपको क्या अंतर मिला देखने को? जैसे आपने वीडियो शुरुआत में आपने सेंट्रल और एंट्रल लाइब्रेरी की जिस तरह से बात की, तो मैं बता दूं जिस प्रकार से यहाँ का सी गायब है इस विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन से, ये यहाँ से लाइब्रेरी से सी गायब है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षा नीति गायब है। उनके अंदर शिक्षा को लेकर के बिल्कुल भी कोई भी नीति नहीं है, तन्मयता नहीं है। उसको लेकर के बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार से बच्चों का भविष्य देखा जाता है, सरकार के पास कोई उसको लेकर के नियति नहीं है, न कोई अच्छी नीयत है। और सरकार पूर्ण रूप से हर प्रकार से विश्वविद्यालय में ये 2 वर्ष से ये सी गायब है यहाँ का, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने वाला नहीं है कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय है, यहाँ ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ पे सी लग जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से आप सुन सकते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले जो है आदित्य जी ने बोला 2 वर्ष से यहाँ से सी गायब है और आज तक सेंट्रल लाइब्रेरी की बात हो रही है, जहाँ पे पुस्तकों का भंडार है। यानी एक एक पुस्तक जो हमें सिखाती है कि कहाँ पे ए रहना चाहिए, कहाँ पे बी रहना चाहिए, और सामने ही प्रवेश से पहले ही जो है सी गायब है सेंट्रल लाइब्रेरी को। धीरे धीरे 2 साल हो गए और किसी ने आज तक इसकी सुध नहीं ली है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। खैर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन क्लास अभी चल रहे हैं, क्योंकि आप छात्र भी हैं, तो जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो आप क्योंकि शहर के रहने वाले हैं और आपके कई ऐसे सगे संबंधी या दोस्त होंगे जो गाँव से भी रहने वाले होंगे, तो उनको पढ़ने में कैसी दिक्कतें आ रही, कैसी समस्याएं आ रही? देखिए, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय आसपास के जितने भी जिले हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ के जो युवा होते हैं, होनहार युवा होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, विश्वविद्यालय में कम फीस लगती है, इसीलिए सभी सोचते हैं कि यहाँ से पढ़ाई की जा सकती है। तो प्रवेश तो हो गया, लेकिन जब ये स्थितियाँ इतनी खराब स्थितियाँ बन गई कि अब उनके पास व्यवस्थाएँ नहीं हैं। आप अगर ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं तो संभव नहीं है कि सबके पास ऑनलाइन फ़ोन उपलब्ध हो, बड़े वाले फ़ोन, महंगे फ़ोन सबके पास उपलब्ध हो। अच्छा, मान लीजिए कि उपलब्धता फ़ोन की हो भी जाती है, ऐसे समय में फ़ोन बहुत सामान्य भी है, लेकिन एक आप परिवार से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं, सामान्य परिवार से जिसकी मासिक आय सिर्फ 4,000 6,000 है, उसके पास 10,000 12,000 का फ़ोन हो। ये बिल्कुल आपका बहुत सही जो है ये टिप्पणी मिली है आपकी कि कई ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में या बड़े संस्थाओं में इस वजह से जो है एडमिशन ले लेते हैं अपने पढ़ाई के बल पे, अपनी शिक्षा के बल पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आर्थिक दृष्टि से इतने नीचे तबके के हैं कि वो बड़े मोबाइल फोन्स नहीं यूज कर सकते। तो ऐसे में जो अभी नई परीक्षा की नीति आई है कि जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या फिर जो पीजी फाइनल ईयर में है, ठीक है, उनका एमसीक्यू के द्वारा जो है परीक्षाएं होंगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपनी बात जहाँ से समाप्त की थी कि संभव नहीं है कि सबके पास फ़ोन उपलब्ध हो। अच्छा, फ़ोन उपलब्धता के बाद भी नेटवर्क की इतनी समस्याएं हैं अभी भारत में, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा देश 5G की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन वो 2G 3G के चक्कर में ही अभी फंसा हुआ है। तो वो भी एक समस्याएं हैं और ग्रामीणांचल से आने वाले सभी बच्चों के साथ ये समस्याएँ हैं। अब आप बात करते हैं नई शिक्षा नीति को, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने
ये योजना बनाई है कि इस बार सिर्फ फर्स्ट ईयर जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और द्वितीय तृतीय वर्ष के छात्रों को पूर्ण रूप से उनकी परीक्षाएं होंगी। और द्वितीय वर्ष को इस बात में फंसा करके रखा है कि अगर आप प्रथम वर्ष में प्रमोट होकर के आए हैं, अर्थात 2020 में अगर आप प्रमोट होकर के आए हैं, तो आपकी परीक्षाएं होंगी। अच्छा ये बताइए, अभी आप किस क्लास में हैं? माना कोर्स में आपका बीए फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर है? नहीं, मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। बीए द्वितीय वर्ष के छात्र हैं आप, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे आपसे ये कहा गया कि बीए जो द्वितीय कोई भी अगर द्वितीय वर्ष में है, 3 वर्ष के अगर कोई कार्यकालिक जो है परीक्षाएं हैं या पढ़ाई है, तो उसमें यह कहा गया है कि जो आपका द्वितीय वर्ष का परीक्षा होगी वो निर्धारित है, होनी है, लेकिन वो तृतीय वर्ष के अंतर्गत होगी। तो ऐसे में आप किस चीज के लिए जो है पढ़ाई करेंगे? पहले द्वितीय वर्ष का पढ़ेंगे या तृतीय वर्ष का पढ़ेंगे, या कैसे देख रहे हैं कि आपकी परीक्षाएं किस प्रकार से होंगी? देखिए, एक छात्र के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है। कारण यह है कि वो अपना भविष्य देख रहा है और हम छात्र आज परेशान हैं सरकार की इस नीति को लेकर के। कारण यह है कि परीक्षा कराना ये महत्वपूर्ण, परीक्षा होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में बात करते हैं, लेकिन तब होनी चाहिए जब स्थितियां सामान्य हों, क्योंकि आप जान के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते। जिस तरह से 12वीं की परीक्षाएं, 10वीं की परीक्षाएं रद्द हुई, एक व्यक्ति के जीवन में 10वीं 12वीं का बहुत महत्व होता है, तो वो परीक्षाएं रद्द होती हैं, तो ये परीक्षाएं भी रद्द होनी चाहिए। अभी फिलहाल ये परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूप से नहीं होनी चाहिए, किसी की नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि जान सबकी एक समान है। अगर आप प्रथम वर्ष को प्रमोट करते हैं तो द्वितीय वर्ष को भी प्रमोट करिए, क्योंकि आप आगे चल के असेसमेंट के माध्यम से और बहुत से माध्यम बनते हैं कि आप उनकी परीक्षाएं करा लें जब स्थितियां सामान्य हो जाए। इस स्थिति में मैं किसी भी छात्र का जीवन जो है मैं खतरे में नहीं देख सकता और मैं पूरी मांग करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार पूर्ण रूप से अभी परीक्षाओं को स्थगित करे। मतलब अभी जैसा कि आदित्य जी ने कहा कि आपको पूरी जो है ये कह सकते हैं जितने भी लोग इस समय चाहे प्रथम वर्ष के हों, चाहे द्वितीय वर्ष के हों या अंतिम वर्ष के छात्र हों, उन सभी लोगों से ये जो है निवेदन, ऐसा आदित्य जी की मांग है कि परीक्षाएं जो है सरकार के द्वारा पूरी तरीके से रद्द कराई देनी चाहिए। लेकिन अभी भी जो है ये है कि उन्हें एमसीक्यू, ये जो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस वाला जो लॉलीपॉप आप लोगों को मिला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एमसीक्यू को लेकर के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब पहले परीक्षाएं होती थी, जब लिखित परीक्षाएं होती थीं, तो उसमें छात्र अपनी पढ़ाई के हिसाब से जितना पढ़ा होता था और सारी चीज़ें वो मेहनत करके उस पर लिख पाता था। एमसीक्यू को लेकर के हम पूर्ण रूप से एकदम हमारे पास वो पैटर्न ही नहीं है, हमारी परीक्षाएं एमसीक्यू बेस पे होती ही नहीं थी। अब एमसीक्यू के लिए आप साल भर अगर लिखित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मात्र 1 महीने में आप एमसीक्यू की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू लिखित से ज़्यादा कठिन होता है। आम जो छात्र है वो नहीं समझ पाता है, लेकिन जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं लिखित से, क्योंकि लिखित में आप उससे संबंधित जो भी आपको आता है आप लिख लेंगे, लेकिन एमसीक्यू में अगर आप कहीं एक भी पॉइंट गलत हो, टिक कर गए, तो वो गलत हो गया आंसर। और एमसीक्यू के तो हम पूर्ण रूप से खिलाफ हैं, एमसीक्यू पेपर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मतलब अभी आदित्य जी के अनुसार जो है, आदित्य जी के अनुसार क्या मैंने जितने भी बच्चों से बात करी है, जितने भी बच्चों से हमने बात करी, उन सभी का यही मानना था कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस केवल और केवल हायर लेवल एग्जामिनेशंस में होते थे। जैसे जो बच्चा अभी ग्रेजुएशन करके आ रहा है या पीजी में गया, उसके बाद जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो वहाँ एमसीक्यू होता है, या आईएएस पीसीएस और सारे जो है जितने भी एग्जाम्स होते हैं उस वहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी एमसीक्यू का मतलब ये माना जाता है कि अगर आप एक पूरा चैप्टर पढ़े हैं तो उस चैप्टर के प्रत्येक पंक्ति की एक एक चीज आपको, एक एक शब्द के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जो है बढ़िया से एग्जाम दे सकते हैं। और ऐसे में इन परिस्थितियों में जहां पे क्लासेस चले ही नहीं हैं, या अगर आप कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चले हैं, तो ग्रामीणांचल से जितने भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आपके इस ऑनलाइन क्लासेस से अनभिज्ञ रहे हैं, अछूते रहे हैं, नेटवर्क के वजह से हो या मोबाइल के वजह से हो, कई कारण हैं। तो ऐसे में वे बच्चे किस प्रकार से एमसीक्यू से जो है परीक्षा देंगे? सर आपसे पूछना चाहूंगा। नहीं, देखिए, सिर्फ वो बच्चे नहीं, ये आप स्थिति जो पिछले 2 महीने में स्थितियां जो गुजरी हैं, उसमें अगर किसी के परिवार में एक कोविड पेशेंट भी हो जाता है तो आप उससे उम्मीद नहीं कर पाते हैं कि वो आप ऑनलाइन क्लास आपका वो करेगा। और विश्वविद्यालय की स्थिति आप सेंट्रल लाइब्रेरी के सी से आप समझ गए कि आपने अभी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और आपको लाइब्रेरी दिखी, लाइब्रेरी से सी गए आप सेंट्रल लाइब्रेरी से। इसी प्रकार पूरे विश्वविद्यालय में आप अगर और अंदर जाएंगे तो सारी आपको अव्यवस्थाएं दिखेंगी। तो आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार से छात्र जो है वो समझ करके और इतनी मेहनत करके पढ़ पाएगा। कारण यह है कि आप इतनी तन्मयता से आप पढ़ाए ही नहीं हैं।
आपके ऑनलाइन क्लासेस की स्थिति, अभी आप अटेंडेंस चेक कर लें उसकी, तो आपको स्थिति आपको सामने आ जाएगी। बहुत खराब स्थिति है ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि अभी आदित्य जी ने अभी तुरंत बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कि अगर आप जो है अटेंडेंस चेक करा लीजिए तो कितने बच्चे यहां पे आए हैं, और मैं इसकी मांग जो है वीसी से जरूर करूंगा कि आप ऑडियंस में कितने बच्चे आपके ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस बनाए, कितने मौजूद रहे, उसका आप विवरण दें, तब आप विवेचना करें कि आपको अब किस तरीके की परीक्षाएं करानी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, और परीक्षाएं बिल्कुल इस समय नहीं होनी चाहिए। ये समय बहुत कठिन है, और आप जिम्मेदारी लेते हैं उतने बच्चों की कि आप अगर उनको कोई भी हानि होती है तो कुलपति जिम्मेदार होंगे, मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लें, तब आप परीक्षाएं कराएं। अन्यथा परीक्षाएं, जान बहुत कीमती है, और किसी भी की छात्र की जान उसकी परीक्षा से अधिक कीमती है, ये मैं मानता हूं। एक आखिरी प्रश्न कि अभी जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द होने का मतलब अब वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन में आएंगे, तो आप अपने उन भाइयों से क्या उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी किस प्रकार से जो है उन्हें यहाँ पे बुलाएगी? मेरिट बेस पे बुलाएगी, या परीक्षाएं कराएगी, या जिस बेस पे भी बुलाए? जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर उन्होंने ये बोला कि मेरिट पे ही हम जो है इस बार भी एडमिशन लेंगे। तो ऐसे में वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, या वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे पढ़ने में, उन लोगों को किस प्रकार से जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी? देखिए, 12वीं के जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उसमें जो परीक्षार्थियों का रिजल्ट बनेगा वो 11 के नंबरों पे और प्री बोर्ड के नंबरों के आधार पे बनेगा। तो कहीं भी किसी के साथ जाति तो होगी नहीं। कारण यह है कि जो छात्र अगर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। मैंने अक्सर करके ऐसे बच्चों को देखा है, मैंने खुद पढ़ाई करी है। तो जब हमने पढ़ाई करी उस समय 11th की क्लासेस बहुत ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं पढ़ते। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं उसका भी विकल्प बता रहा हूँ आपके पास कि अगर कोई छात्र संतुष्ट नहीं होता अपने रिजल्ट से, मान लीजिए आप परीक्षार्थी हैं और आप नहीं संतुष्ट हैं, तो आप उस पे जा करके और आप लिखित दे करके और फिर आप परीक्षा दे सकते हैं। उसकी भी गाइडलाइन आ चुकी है, उसकी भी व्यवस्था करा दी गई है यूपी बोर्ड में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये जितने भी छात्र हमें ये देख पा रहे हैं उनके लिए खुशखबरी की ही बात है कि अगर आप अपने परिणाम से जो है किसी भी तरीके से असंतुष्ट हैं तो आप एक बार के लिए एप्लीकेशन जरूर दे सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जो बच्चे असंतुष्ट हैं वो भी जाके इसके लिए दे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर अगर बड़ी संख्या में भीड़ आती है तो उन्हें भी किस प्रकार से आप परीक्षा दिलवाएंगे? नहीं, बड़ी संख्या में भीड़ आने का मतलब है कि उम्मीद है कि कम लोगों को ऐसी अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। कुछ ही परीक्षार्थी आएंगे। अच्छा, जो भी परीक्षार्थी आएंगे तो अलग अलग सेंटर्स बना के या अलग अलग विद्यालयों में उनकी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन अब एक साथ 26 लाख 10 और 12 मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 26 लाख बच्चे पंजीकृत थे, तो उनकी परीक्षाएं कराना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत मुश्किल का काम था, और उससे जान की हानि होने की बहुत संभावनाएं थी। और किस प्रकार से कोरोना बढ़ता है इसकी हमें जानकारी भी नहीं थी। तो इसीलिए जो बच्चे असंतुष्ट होंगे उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था करेगी। और यूजी और पीजी के जो बच्चे अभी परीक्षाओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्हें भी तो परीक्षा देना है, उनके भी जान की कीमत है। नहीं, यूजी पीजी के लिए मैंने आपसे कहा कि मैं तो मांग करता हूं कि अभी किसी भी प्रकार की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। अभी बिल्कुल परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हैं, और अभी सभी लोग परेशान हैं। मेरे पास लगातार फ़ोन आते हैं और बातचीत करने से यही पता चलता है कि छात्र अभी परीक्षा बिल्कुल नहीं दे सकते। वो परीक्षा दे सकते हैं जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो आप परीक्षाएं करा लीजिए। स्थितियां अब धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीनों में हम बहुत सामान्य जीवन जी पाएंगे पहले की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। नमस्कार, आप देख रहे थे फास्ट न्यूज़ प्लस।